Hello students, welcome back to my channel Step by Step, and today we are going to talk about the distribution of the chromosome number and the content of the DNA during the mitosis. Okay, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि भाई माइटोसिस के अंदर किस तरीके से क्रोमोसोम्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ओके, किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कितना नंबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम देखेंगे कितना कंटेंट शुरू में प्रेजेंट था, फिर डॉटर सेल्स के अंदर कितना प्रेजेंट होता है। ओके, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। ओके, सो टॉकिंग अबाउट अ हेप्लॉइड सेल, ओके, तो हेप्लॉइड सेल एक ऐसा सेल होता है विच हैज वन कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सो दिस इज हेप्लॉइड सेल, ओके, एंड वी हैव टेकन एन एनिमल सेल। तो ये यहाँ पर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, एंड देन द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, एंड दिस वन ओवर हेयर इट इज द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई एक हेप्लॉइड सेल के पास क्रोमोसोम नंबर 1 प्रेजेंट है, ठीक है, इट हैज क्रोमोसोम नंबर 2 इज प्रेजेंट, और एक और क्रोमोसोम ले लेते हैं, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 3 इज प्रेजेंट। ठीक है, सो इट हैज ओनली वन होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम, 1 2 एंड 3, वो पूरा एक सेट बन गया बच्चे। वहीं पर अगर एक डिप्लॉइड सेल के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पर इट हैज टू सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1, देन क्रोमोसोम नंबर 2, and then chromosome number 3. Okay, so this is one set of the chromosome, lekin it is a diploid cell, so it has two complete set of the chromosome. It has one more chromosome number 1. Okay, और ये जो chromosome number 1 है, दोनों इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, these are known as the homologous chromosomes. ठीक है, इसी तरीके से इसके पास एक और chromosome number 2 will be present, and these two chromosomes, they are known as the homologous chromosomes. Okay, if we'll talk about 1 and 2, what about that? तो इनको हम लोग कहते हैं बच्चा, ये जो दोनों हैं, these are actually the known homologous chromosomes. Okay, these are known homologous chromosomes. Okay, now so it has one more chromosome number 3, so we can see that it has two complete set of the chromosome. Okay, here, so this is the G1 phase बच्चा। अगर जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, so we can see कि G1 phase के अंदर, okay, let's take this one. सो जीवन फेज के अंदर अगर जो हम लोग क्रोमोसोम के नंबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, सो वी कैन सी कि यहाँ पर 3 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, सो लेट्स कॉल इट एज एन। ओके, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 3 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। लेकिन अगर हम एक डिप्लॉइड सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं क्योंकि दो सेट प्रेजेंट है यहाँ पर, तो 3 के, ठीक है, सो हेयर 2n इट इज गोइंग टू बी टोटल 6 chromosomes are present. ठीक है, okay, now what will happen in the S phase of the chromosomes? Okay, we can say कि हमने पढ़ा है भाई S phase में क्या होता है, DNA replication occurs. So when the DNA replication occurs, although बच्चा ये चीज हमें पता है कि भाई जब इंटरफेज की बात की जाती है तो वहां पर क्रोमैटिन मटेरियल इतना क्लियरली क्रोमोसोम्स की फॉर्म में नहीं दिखता है। ठीक है, ये पूरा जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो कैसा होता है, उलझा हुआ होता है, कुछ क्लियरली नहीं दिखाई देता, बट समझने के लिए आई हैव ड्रॉन देम लाइक दिस। ओके, so here we can say कि भाई S phase में तो क्या हो जाता है, DNA replication occurs. So here we can see that DNA has replicated. Okay, so what is the difference? तो यहाँ पर किस चीज का डिफरेंस है, बेसिकली द डिफरेंस इट इज इन द कंटेंट ऑफ द डीएनए। ओके, अगर हम लोग जीवन फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर जो मैं कंटेंट ऑफ द डीएनए के बारे में बात करती हूँ, विल टॉक अबाउट कंटेंट ऑफ डीएनए, तो सपोज बच्चा ये एक क्रोमोसोम्स के अंदर वी कैन सी दैट सी कंटेंट इज प्रेजेंट, ठीक है, देन अगेन सी एंड देन अगेन सी। ओके, तो यहाँ पर टोटल कंटेंट ऑफ द डीएनए कितना प्रेजेंट हो गया, 3C। ओके, वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो दिस इज सी, देन सी, अगेन सी, तो ये टोटल कितना हो गया, यू पीपल टेल मी नाउ, कंटेंट ऑफ डीएनए इट विल बी इक्वल्स टू दी 6C, राइट। ओके, बट इफ विल टॉक अबाउट दिस वन, तो यहाँ पर अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर के बारे में। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम नंबर है यहाँ पर वो तो इंक्रीज ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया था कि दिस इज ऑल्सो वन क्रोमोसोम। ओके, और खाली इसकी बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो वन क्रोमोसोम। अनलेस एंड अनटिल बच्चा दो क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, दे विल बी कंसिडर्ड एज वन क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 3। लेकिन अगर कंटेंट ऑफ द डीएनए के बारे में बात की जाए, ठीक है, तो डीएनए तो यहाँ पर बढ़ गया, यस वी कैन सी दैट। ओके, एक और यहाँ पर स्ट्रैंड मतलब क्रोमैटिड फॉर्म हो चुका है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कंटेंट अब कितना हो गया यहाँ पर, 6C, दैट विल बी सी सी सी, विल बी 6C। ठीक है, अगर हम लोग एक डिप्लॉइड सेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो सेम डिप्लॉइड सेल में भी हुआ होगा बच्चा। अगर ये वाला हमारे पास क्रोमोसोम 1 है, दिस इज ऑल्सो 1, ठीक है, तो यहाँ पर भी वी कैन सी दैट द कंटेंट हैज डबल्ड, राइट। So DNA replication takes place in the S phase and the content of the DNA also increases in the S phase. So यहाँ पर we can see, now you tell me how much is the content? Is chromosome does the chromosome number increased? No, we still have 6 number of the chromosomes. Okay, if we'll talk about chromosome number, वो अभी भी कितना है बच्चा, 6। लेकिन अगर जो हम लोग content of DNA के बारे में बात करते हैं, तो that has increased and we can see that has doubled. It will be 12C. Okay, great. अगर जो हम लोग G2 phase के बारे में बात करते हैं तो वहां पर भी बच्चे
ना कंटेंट में कोई चेंज आता है, ना क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज आता है, नंबर में कोई चेंज आता है, तो हम कहते हैं यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट इज गोइंग टू बी 3 और कंटेंट कितना रहेगा 6C, ठीक है। इसी तरीके से इधर डिप्लॉइड सेल में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं 6, ओके। तो यहाँ पर नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इट इज 6 वेयर एज कंटेंट ऑफ द डीएनए इट इज इक्वल्स टू 12 सी, ओके। कमिंग ऑन टू द प्रोफेज, ठीक है, माइटोसिस एक्चुअली स्टार्ट्स, ठीक है। प्रोफेज के अंदर भी हम कहते हैं कि यहाँ पर कंडेंसेशन शुरू हो जाती है, जो क्रोमैटिन मेटल इतना उलझा हुआ था वो सुलझना शुरू कर देता है, लेकिन क्या नंबर या कंटेंट में कोई बदलाव आता है? नो, ठीक है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इट इज इक्वल्स टू 3, ओके। और कंटेंट कितना है बच्चा? कंटेंट इट इज कंटेंट ऑफ द डीएनए इट इज एक्चुअली 6C and same with this one over here, यहाँ पर हमारे पास 2n it is equals to 6 और कंटेंट ऑफ डीएनए के बारे में बात की जाए तो दैट इज इक्वल्स टू 12C, ओके। कमिंग ऑन टू द प्रोफेज, हम कहते हैं कि भाई प्रोफेज शुरू हो जाता है जब न्यूक्लियर एनवेलप हट जाता है, ठीक है। दैट न्यूक्लियर एनवेलप का हटना इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोफेज, ओके। और यहाँ पर सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे गेट अलाइंड एट द इक्वेटर, लेकिन क्या यहाँ पर नंबर में या फिर कंटेंट में कोई बदलाव आया? We cannot see that, okay। तो यहाँ पर भी हम कहते हैं that n it is equals to what 3 और जो कंटेंट है हमारे पास कितना है? कंटेंट ऑफ द डीएनए it is equals to 6C, okay। सेम occurs in case of a diploid cell। तो डिप्लॉइड सेल में भी बच्चे, क्योंकि हम माइटोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं दे आर गोइंग टू अलाइन एट वन इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। माइटोसिस में ये सभी के सभी एक ही इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाएंगे। टॉकिंग अबाउट देयर नंबर इट इज इक्वल्स टू 6 एंड कंटेंट ऑफ द डीएनए इट इज इक्वल्स टू 12C, नो चेंज हैज अकर्ड। लेकिन एनाफेज के अंदर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एनाफेज में तो यहाँ पर दिस इज एन एस्टर, ओके, जो तारे की तरह चमक रहा है बिल्कुल, राइट। यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं उसकी वजह से ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं ये क्या कर जाते हैं बच्चा? ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने की वजह से दीज टू क्रोमैटिड्स दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो जाता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नाउ दिस इज वन क्रोमोसोम एंड दिस इज अनदर क्रोमोसोम, ओके। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई डेफिनेटली अब ये दोनों ही क्रोमोसोम्स की तरह बिहेव करेंगे अगर जो, तो नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इट इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। और यहाँ पर हम कहते हैं कि अब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इट हैज इंक्रीज्ड, और कितने नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट है टोटल? वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन दिस सेल इट इज इक्वल्स टू 6। लेकिन क्या कंटेंट बढ़ा? कंटेंट तो अभी भी क्या है? सेम ही प्रेजेंट है। तो कंटेंट ऑफ द डीएनए इट इज इक्वल्स टू 6C। अगर जो हम लोग डिप्लॉइड सेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी द सेम केस ऑकर्स, ठीक है। दिस इज एन एस्टर, ओके। नाउ यहाँ पर भी बच्चे हम लोग कहते हैं कि बिकॉज ऑफ द पुलिंग, यहाँ पर भी सेंट्रोमेयर क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा एंड दीज आर गोइंग टू सेपरेट। ये जो क्रोमैटिड्स हैं बच्चे ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे एंड नाउ दे आर गोइंग टू बिहेव एज डिफरेंट एज अनदर क्रोमोसोम, ओके, लाइक दिस, ओके। अब अगर जो हम टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स देखते हैं तो ऑब्वियसली दैट हैज इंक्रीज, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच वी कैन सी ओवर हियर 6 ऑन द अपर साइड, 6 ऑन द लोअर साइड, so टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर 12। लेकिन क्या कंटेंट में कुछ बदलाव आया? कंटेंट तो अभी भी सेम प्रेजेंट है, ठीक है। तो कंटेंट ऑफ द डीएनए इज इक्वल्स टू 12C, ओके। अगर हम टीलोफेज के बारे में बात करते हैं तो टीलोफेज में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ऑल्दो टीलोफेज में बच्चा बोला जाता है कि यहाँ पर डीकंडेंसेशन हो जाती है, ये जो सारे क्रोमोसोम्स हैं वो फिर से उलझ जाते हैं, यहाँ पर फिर से हमने देखने को मिलता है क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, सब उलझा हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम नंबर के बारे में बात करते हैं कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, सो वी कैन सी 3 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, और नीचे भी कितने हैं? 3 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। तो एक न्यूक्लियस में बच्चा 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और अगर हम कंटेंट ऑफ द डीएनए के बारे में बात करेंगे दैट विल बी 3C, हेयर आल्सो 3C। लेकिन अगर एक डिप्लॉइड सेल की बात की जाए तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 वी कैन सी कि 6 क्रोमोसोम, लेकिन कितने सेट हैं? 3 सेट्स, तो 2n इट इज इक्वल्स टू 6 एंड सेम इज गोइंग टू बी द कंडीशन इन दिस न्यूक्लियस, ओके। लेकिन यहाँ पे कंटेंट ऑफ द डीएनए कितना प्रेजेंट है? 1, दैट विल बी 6C, राइट, ओके। और हेयर आल्सो 6C इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, ओके। अच्छा, अगर हम जीवन के बारे में बात करते हैं, सो टेल मी जीवन में कितना कंटेंट था और कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था? n एंड इट वाज 3C। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक डॉटर सेल के अंदर क्या सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है? यस, तभी हम इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। Here also we can say कि भाई डिप्लॉइड सेल के अंदर भी जीवन में कितना है? 2n it is equals to 6
and 6C is the content, same in this case. डबल कहां पर हो जाती हैं चीजें, तो याद रखना बच्चा, अगर हम एस फेज की बात करते हैं तो एस फेज में सिर्फ और सिर्फ कंटेंट जो होता है वो डबल हो जाता है, नंबर रिमेन्स दी सेम. whereas if we talk about the एनाफेज, तो एनाफेज के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ओवरऑल पूरे सेल में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर स्प्लिटिंग हो चुकी होती है. ओके, आई होप दिस ऑल इट इज क्लियर टू यू. Now, moving on to the number of the mitotic divisions to produce n number of the cells. ठीक है, now what is this? Okay, so we are saying that this is a parent cell. Okay, और उसने division किया and it formed the two cells. फिर से यहाँ पर डिवीजन हुई. ओके, और यहाँ पर कितने सेल्स बन गए बच्चे? अब टोटल हमारे पास 4 सेल प्रेजेंट है. ओके, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ द सेल प्रेजेंट है दैट इज इक्वल्स टू दी 4. ओके, सो n इट इज इक्वल्स टू 4. अब कितनी माइटोटिक डिवीजन लगी, तो जब ये पहले वाला सेल डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 1 माइटोसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस, जिसकी वजह से 2 सेल प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, फिर ये वाला सेल माइटोसिस करेगा और इसकी वजह से 2 सेल, फिर इस वाले सेल ने माइटोसिस करी और इसकी वजह से 2 सेल. तो अगर टोटल नंबर ऑफ द माइटोसिस काउंट की जाए तो वी हैव 1 2 एंड 3 माइटोसिस. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ द माइटोटिक डिवीजन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n minus 1 which is equals to 3. तो अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सेल दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि कितनी माइटोटिक डिविजन्स लगती हैं 8 सेल निकालने के लिए या 10 सेल निकालने के लिए, ठीक है, तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज n minus 1. Okay, now talking about the number of the mitotic generations to produce x number of the cell. So the formula which is used here is 2 raised to the power n. Okay, let's take another example. This is one cell. Okay, इसने क्या किया? 2 सेल बनाए बच्चे. ओके, हमने 20 मिनट का टाइम दिया था. आई वेटेड फॉर 20 मिनट्स. ठीक है, 2 सेल बन गए. ओके, फिर से मैंने क्या किया? फिर से आई वेटेड फॉर 20 मिनट्स. ओके, और 20 मिनट फिर से वेट करने के बाद मेरे पास कितने सेल होंगे? 4 सेल्स विल बी प्रेजेंट. और फिर से मैंने क्या किया? फिर से आई वेटेड फॉर 20 मिनट्स. फिर से ये सारे सेल्स डिवाइड कर जाएंगे. ओके, तो यहाँ पर नाउ टोटल नंबर ऑफ द सेल एट द एंड ऑफ 60 मिनट इट विल बी 8 सेल्स. ओके, 8 सेल्स आ गए. ठीक है, अब ये जो 8 सेल्स हैं बच्चे, ये मुझे कितनी देर के बाद मिले हैं? 60 मिनट्स के बाद. ठीक है, so this was the first generation, this was the second generation and this was the third generation. ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है? n number of the mitotic generations to produce x number of the cells. Okay, so x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 8 cells. ठीक है, और generations कैसे निकलेंगी? x it is equals to 2 raised to the power n, where n it is our number of mitotic generation. Okay, so here we know that we have 3, हमें 3 generations लगी. Okay, 8 सेल बनाने के लिए. Okay, से निकालेंगे कैसे? number of cells कितने बने at the end? 8 cells. It is going equals to the 2 raised to the power n. So 2 raised to the power 3 it is equals to 2 raised to the power n, और n की वैल्यू बच्चा यहाँ पर कितनी आ गई? 3. ओके, और अभी हमने देखा कितनी जनरेशंस लगी थी? 3 जनरेशंस. ठीक है, so this is a formula to calculate number of the mitotic generations. डिविजन्स निकालनी है तो what you have to do is total number of the cells जो आपको मिले minus 1. Okay, now what is the significance of the mitosis? अगर हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं तो भाई किस किस काम आती है? ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए माइटोसिस की जरूरत होती है. भाई आप इतने छोटे से इतने हो गए हो. ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द माइटोसिस, योर सेल्स आर डिवाइडिंग. ठीक है, अगर कोई भी छोटी सी चोट लग जाती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे जो सेल्स हैं वो फिर से ग्रो हो जाते हैं. तो वी कैन से रिपेयर करने के लिए भी माइटोसिस की जरूरत पड़ती है. राइट, जो हर एक नया सेल बनता है वो पुराने जैसा ही होता है. ठीक है, तो रिपेयर में भी क्या होता है? माइटोसिस होती है. हम कहते हैं कि भाई वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट मेंटेन्स सरफेस एरिया, it maintains surface area to volume ratio. Okay, now what is it? Okay, हम कहते हैं बच्चे एक सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए it requires a proper surface area to volume ratio. ठीक है, जैसे कि suppose this is our cell. Okay, let's take it a cube. 3D समझना, क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं दिस इज अ सेल. ठीक है, अब जैसे जैसे बच्चे वो न्यूट्रिएंट्स लेगा बाहर से, वो ग्रो करेगा. ठीक है, तो उसके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो में चेंजेस आ जाते हैं ना. सपोज दिस इज सिंपल सेल. ठीक है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इसकी साइड है. ओके, अगर जो हम लोग इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करते हैं, लेट्स कैलकुलेट द सरफेस एरिया एंड लेट्स कैलकुलेट द वॉल्यूम फॉर दिस सेल. ओके, तो इनिशियली हम कह रहे हैं कि भाई इट इज अ क्यूब, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है. ओके, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कितना है? 6a² दैट विल बी इक्वल्स टू 6. वॉल्यूम कितना होता है? a³ दैट विल बी इक्वल्स टू 1 क्यूब, इट इज गोइंग टू बी 1. अगर जो हम लोग रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6/1.
अब अगर जो भाई यहाँ पर ग्रोथ होगी, इसे हमने एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रख दिया, ठीक है, उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट है, दिस इज गोइंग टू टेक दिस न्यूट्रिएंट, ओके, और ये सेल क्या करेगा, अब ग्रो करेगा। क्योंकि अब इसने ग्रोथ कर लिए बच्चे, तो यहाँ पर अब द साइज हैज इंक्रीज, ठीक है, अब वन साइड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ओके। हम कहते हैं कि प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो मेंटेन्ड होती है, जैसे कि वी कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास कितना है, 6 है, ठीक है, ओके। अब हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि सरफेस एरिया ज्यादा है, वॉल्यूम कम है, क्योंकि बच्चे उसको न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए अच्छा खासा सरफेस एरिया चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट्स अंदर जा सके, तभी तो वहां पर प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाएगी। न्यूट्रिएंट्स ही अंदर नहीं जा पाएंगे, सरफेस एरिया ही नहीं है भाई इतना, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स अंदर कहाँ से जाएंगे, हाउ विल इट फंक्शन, ठीक है। तो इसीलिए सरफेस एरिया कंपेयर टू द वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। बट एज द सेल इट इज ग्रोइंग, अब यहाँ पर हम देखते हैं दिस सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब्स, ओके। यहाँ पर अगर जो हम कैलकुलेट करते हैं तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6a square, that will be 6 into 5 का square, okay, 25 into 6 it is going to be 150, okay। अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं a क्यूब, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब, इट इज गोइंग टू बी 125, ओके। अगर हम लोग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, सो रेशियो इट विल बी इक्वल्स टू 150 डिवाइड बाय 125 समथिंग इक्वल्स टू 1.2। तो ये जो रेशियो बच्चा ये तो कम हो गया ना, पहले रेशियो कितना था 6:1, अब यहाँ पर कितना रेशियो है, दैट इज 1:1.2। क्योंकि अब इसका रेशियो कम हो गया, यानी अब सरफेस एरिया क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो गया। जितना न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए, जितने न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए वो तो अब अंदर आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अंदर नहीं आ पा रहे हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक सेल क्या करता है भाई, वो डिवाइड कर जाएगा, okay, a cell it is going to do what, it is going to divide to maintain its surface area to the volume ratio। अब यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारे पास यहाँ पर 5 सेल्स हो गए, इसने डिवीजन कर दी, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, वन सेल का 6a स्क्वायर, अब यहाँ पे साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ जाएगा फिर से 6, लेकिन 5 सेल्स प्रेजेंट है हमारे पास, तो इंटू में 5, 6 5 सा 30, ये हमारे पास 5 सेल्स का आ गया, ओके। वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट वाज इक्वल्स टू a क्यूब, अब तो फिर से 1 हो चुकी है एक की, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं 5, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 5। अगर हम फिर से अब यहाँ पर रेशियो निकालते हैं, तो इट इज इक्वल्स टू 30, so it is equals to 30 by 5 and that is equals to 6। so basically एक सेल फिर से डिवाइड कर जाता है to maintain its surface area to the volume ratio, ठीक है, okay। now another significance is that it maintains its nucleocytoplasmic ratio। जैसे जैसे बच्चे एक सेल ग्रो करता है, उसका साइटोप्लाज्म बहुत तेजी से बढ़ता है कंपेयर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की एक लिमिट होती है बढ़ने की, साइटोप्लाज्म बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब क्योंकि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की जो रेशियो है ये डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए फिर से सेल क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, एंड इट मेंटेन्स इट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ओके। so these are the significances of the mitosis। what can be the another significance of the mitosis, now you will think about it, okay। तो कि भाई और क्या सिग्निफिकेंस होती है माइटोसिस की, क्यों करेगा कोई माइटोसिस, ग्रोथ हो गई, रिपेयर हो गया, और क्या सिग्निफिकेंस होगी माइटोसिस की, सोचो। that is the genetic stability, okay। another significance is genetic स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। माइटोसिस के बाद बच्चे जो दो डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से बिल्कुल सेम होते हैं, उनमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है। अगर मुझे चोट लग जाती है तो जो नया सेल बनेगा, ओके, वो पेरेंट जैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं डेली नहा रही हूँ और नई नई स्किन आ रही है डेली डेली, ओके, क्योंकि अगर आप नहाते हो, ठीक है ना, ओके, डेली हम लोग वेस्ट रिमूव कर रहे हैं तो नए नए सेल्स बन रहे हैं, ओके। तो जो नया सेल बनेगा वो पुराने जैसा ही होता है, सो इट मेंटेन्स द जेनेटिक स्टेबिलिटी इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द माइटोसिस। अब थोड़े से हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर, ओके। सो इन अ प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस इट अकर्स बाय व्हिच मेथड, टेल मी। तो प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय द सेल प्लेट मेथड, ओके। हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चा कि एक प्लांट सेल के अंदर दिस इज द सेल वॉल प्रेजेंट है, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है इसीलिए वो बाहर से डिवाइड नहीं हो सकता है, एंड द डिवीजन स्टार्ट्स फ्रॉम द इनसाइड, ओके। दिस इज द प्लांट सेल, ये हम लोग बात कर लेते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, दीज माइक्रो फिलामेंट्स आर, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, ओके। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इन्हीं के बीच में मैंने आपको बताया था दीज गोल्जियन वेसिकल्स प्रेजेंट हो जाती हैं, विच कंटेन्स दी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है, बाकी चीजें होती हैं,
ओके और ये फिर क्या बना लेते हैं, दे फॉर्म अ सेल प्लेट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। ओके सेकेंड, डीएनए रेप्लिकेशन occurs at which stage of the interphase? That would be the S phase. Duplication of most of the organelles occurs at which stage? ज्यादातर ऑर्गेनल कहाँ डुप्लीकेट कर जाते हैं? At the G1 phase, which is the most dramatic phase of the cell cycle, and that is the M phase. सबसे ज्यादा ड्रामा यहीं पर होता है, which is also known as the resting phase, कि कोई काम ही नहीं हो रहा है, although काम तो बहुत हो रहा है, हम बस ये सोच रहे हैं कि कब ऊपर जाएंगी चीजें, कब नीचे जाएंगी. So that is the interphase, which is also known as the equational division. Mitosis. Where does duplication of mitochondria and chloroplast occurs? At the G2 phase. Centripetal division of the cytoplasm occurs in the which cell? तो प्लांट सेल में हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सेल प्लेट बनती है तो अंदर से बाहर की तरफ डिवीजन होती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल. सो द आंसर इज सेंट्रीपीटल. ओके, थैंक यू एवरीवन. And if you like the video, then please like, subscribe, and please comment. Okay, and do tell me the topics for which you want me to make the videos. Okay, अगर आप ऐसे मुझे टॉपिक्स बताओगे तो मेरी वीडियोस जो है थोड़ी जल्दी आएंगी. आई नो आई गेट टू लेट इन मेकिंग द वीडियो, सो डू कमेंट द टॉपिक्स फॉर विच यू वांट मी टू मेक द वीडियोस. ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर.